तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। बात है ये 30 मार्च 1981 की। रोनाल्ड रीगन तब यूएस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। 30 मार्च 1981 को रोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में किसी फंक्शन में शामिल होने के लिए गए। तमाम सीक्रेट सर्विस के एजेंट और उनकी अपनी सुरक्षा के लोग उनके चारों तरफ थे। लेकिन इन सबको भेदते हुए 25 साल का एक नौजवान, जिसकी उम्र थी जॉन हिंकले, उसने अचानक गोली चला दी। गोली रीगन को भी लगी, लेकिन फेफड़े के पास, दिल से बस कुछ इंच नीचे। और इसमें उनके एक स्टाफ को और गोली लगी थी, जिसके बाद वो विकलांग हो गए। फिर बहुत ज़माने के बाद उनकी मौत भी हो गई। बाद में 25 साल के उस जॉन हिंकले को जब पकड़ा गया और पूरी पूछताछ हुई तो पता चला कि वो हाल में ही एक मेंटल हॉस्पिटल से रिलीज़ हुआ था। और उसने ये गोली सिर्फ और सिर्फ इसलिए चलाई थी कि उस वक्त एक एक्ट्रेस थी, जोडी फॉस्टर, उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कि गोली चलाएगा, यूएस प्रेसिडेंट को लगेगी, अखबारों में टीवी पे खबर आएगी, तो उसके बाद लोग उसके बारे में जानेंगे और ये बात जोडी फॉस्टर तक भी पहुंचेगी जो हीरोइन थी, तो उसका काम हो जाएगा। इसके बाद वो पकड़ा गया। फिर जब उसका चेकअप हुआ तो पता चला ये मेंटल रूप से स्टेबल नहीं है। इसके बाद अगले 35 सालों तक वो एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट रहा। 35 साल के बाद 2016 में बहुत सारे लोगों ने फिर एक मुहिम भी चलाई कि अब उसे छोड़ दो, दिमागी हालत तो उसकी ठीक है नहीं। तब उसे छोड़ दिया गया और उसके बाद रिहाई के बाद अब वो अपना एक यूट्यूब चैनल चला रहा है जिसमें करीब 30,000 सब्सक्राइबर भी है। तो इसी जॉन हिंकले की इस हरकत के बाद हुआ ये कि अब अमेरिकी प्रेसिडेंट कहीं भी जाते हैं, अगर दूसरे देश में गए और सपोज दिल्ली आ रहे हैं, तो दिल्ली में जहाँ पर भी वो ठहरेंगे, जिस लोकेशन पे वो जाएंगे, तो बाकी सिक्योरिटी आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे होता है उनका। लेकिन एक चीज़ ये भी पता किया जाता है कि क्या उस जगह के इर्द गिर्द आसपास में कोई ऐसा मेंटल हॉस्पिटल है जहाँ से हाल में किसी मरीज़ को रिहा किया गया है। अगर हाँ, तो वो कौन है, इस वक्त कहाँ है, उसकी पूरी कुंडली खंगाली जाती है। इसे एक इंसिडेंट की वजह से 1981 में हुआ, जो रोनाल्ड रीगन को जब गोली मारी गई, क्योंकि एक मानसिक रोगी ने मारी थी, तो उसके बाद से ये हो गया कि हो सकता है कोई ऐसा मानसिक रोगी आ जाए। तो इसीलिए अब ये एक प्रोटोकॉल में है कि जब भी यूएस प्रेसिडेंट्स कहीं ट्रैवल करते हैं तो जिस जगह पर भी जाएंगे उसके आसपास जो उनके अपने सीक्रेट सर्विस के स्टाफ हैं, ये ज़रूर पता करते हैं कि कोई ऐसा मेंटल हॉस्पिटल है जहाँ से हाल के वक्त में कोई रिलीज़ हुआ, और हुआ है तो फिर वो कौन है, कहाँ, इस वक्त कहाँ रह रहा, उसकी पूरी जानकारी ली जाती है। तो ये तो हो गई पहली चीज़। अब अमेरिकी प्रेसिडेंट कल 8 सितंबर को पहुँच रहे हैं यहाँ पर। अब वो यहाँ आएंगे और 2 दिन समिट में हिस्सा लेंगे और 11 सितंबर को चले जाएंगे। कहने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन इसकी मेहनत क्या होती है। ये सितंबर का महीना है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई से ही अमेरिका ने यहाँ पर उनके प्रेसिडेंट के आने की तैयारी, उनके सीक्रेट सर्विसेज, उनकी जो सिक्योरिटी स्टाफ्स हैं, उनका जो वाइट हाउस का स्टाफ है, उन लोगों ने शुरू कर दी थी। कैसे, पूरी कहानी, और वो कैसे एयरफोर्स 1 में आते हैं वो क्या है, और द बीस्ट जिस कार में वो बैठेंगे वो क्या है, और दिल्ली में न सिर्फ बाइडेन बल्कि बाकी लोगों के लिए कैसे क्या क्या इंतज़ाम किया गया है, ज़मीन के नीचे से लेकर ज़मीन के ऊपर तक, आसमान तक, यहाँ तक कि चांद और सूरज की रोशनी में भी अगर कोई ख़तरा हो हवा में, उससे भी निपटने की कैसे तैयारी है, कैसे 3 हॉस्पिटल को इमरजेंसी अलर्ट पर रखा गया है, कैसे तमाम जो सुरक्षा एजेंसियाँ हमारे, उनको इस वक्त लेटेस्ट वेपन दिया गया, कैसे तमाम एक होटल में बाकायदा, बल्कि अलग अलग कुछ होटल में हथियारों का एक गोदाम बनाया गया ताकि कम से कम वेपन्स की कमी ना पड़े एंड टाइम पर। वो सारी चीज़ें, इसके अलावा केमिकल, आपके बायोलॉजिकल, साइबर अटैक, इन सब से निपटने की क्या तैयारी है, आज पूरी डिटेल में आपको बताता हूँ। तो अमेरिकी सीक्रेट सर्विस, CIA, रॉ, IB, तमाम लोग भी इस सुरक्षा में लगे हुए हैं। और इसी पे याद आया कि एक सुपर स्पाई अजीत डोभाल, नाम तो सुना। शुरुआत करते हैं पहले बाइडेन से। जब भी अमेरिकी प्रेसिडेंट कहीं ट्रैवल करते हैं तो करीब उससे 3 महीने पहले ही एक एडवांस ग्रुप बनाया जाता है
चाहे कोई भी देश हो, वहाँ पर जाओ और जाकर कुछ चीज़ें करो। अब इस एडवांस ग्रुप में 4 तरह की एजेंसियां शामिल होती हैं जो अमेरिकी प्रेसिडेंट की हिफाजत के लिए जिम्मेदार होती हैं। पहली, यूएस सीक्रेट सर्विस, जो हमेशा आप देखेंगे वेरी स्मार्ट, एकदम इर्द गिर्द रहते हैं। वाइट हाउस के स्टाफ, इसके अलावा प्रेसिडेंशियल एडवांस एजेंट, इनका काम ही यही है। साथ ही मिलिट्री असिस्टेंट ऑफिस एजेंट। तो ये 4 एजेंसियां, चारों के रोल अलग अलग हैं, चारों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है। अब ये जो ग्रुप है, सबसे पहले चूंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट को उड़ के जाना है किसी भी देश में, तो सबसे ज़रूरी है हवाई सुरक्षा। हवाई सुरक्षा के लिए क्या करते हैं कि सपोज अगर वो यूएस से, वॉशिंगटन डीसी से न्यू दिल्ली उतर रहे हैं, वहाँ के एयरपोर्ट से यहाँ के एयरपोर्ट तक, तो इस बीच में कई देश पड़ेंगे। कई देश की एटीसी पड़ेगी, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो प्लेन को डायरेक्शन देता है, रूट बताता है। तो किसी देश का एटीसी कुछ गड़बड़ ना कर दे, उन तक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कैसे? ये सारी जो 4 एजेंसियां हैं, ये उस पूरे रूट में पहले देखती हैं कि कितने देश पड़ेंगे नीचे, कौन कौन सी एटीसी आएगी। तो वहाँ उन देशों में जाते हैं, उन एटीसी, उस एयरपोर्ट के एटीसी कंट्रोल को विजिट करते हैं और वहाँ जाकर उसके ऑपरेटर से लेकर उसके तमाम स्टाफ की पूरी कुंडली निकालते हैं कि कौन कौन ड्यूटी पे होता है, उनके साथ मीटिंग करते हैं। छोटी से छोटी चीज़ की वहाँ पे मॉनिटरिंग की जाती है। रेडियो फ्रिक्वेंसी हो या फिर कोड्स हो, एटीसी के अलग अलग कोड्स होते हैं ऊपर में, जब उड़ता है सब कुछ कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं। तो जब एयरफोर्स 1, ये अमेरिकी प्रेसिडेंट के प्लेन का नाम है, जब उड़ता है तो ग्राउंड पे लगातार उस वक्त तक हरकत चलती रहती है। जिस एटीसी जिस देश के ऊपर से उड़ान भरते हैं, उस देश की एटीसी पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी और उनके सीक्रेट स्टाफ, बल्कि कई एटीसी पे इन लोगों के इंटेलिजेंस तैनात किए जाते हैं कि जब वो कांटेक्ट में और उड़ें तो वो भी उस वक्त निगरानी कर रहे हैं ताकि नीचे से कोई बदमाशी न कर दे। इतना ही नहीं, जितने भी एयरपोर्ट पड़ते हैं, तो जब एयरफोर्स 1 उड़ रहा होता है तो उस एयरपोर्ट पर भी निगरानी रखी जाती है कि उस दौरान में कोई वहाँ से कोई ऐसी आतंकवादी संगठन या कोई ऐसा प्लेन ना उड़ा दे अचानक जो एयरफोर्स 1 के रास्ते में आ जाए। तो जब वो उड़े तो फिर इसका मतलब है कि उसके इर्द गिर्द कोई दूसरा उड़ेगा नहीं। इस तक की पूरी हिफाजत की जाती है। तो ये तो रही बात हवा की। अब आते हैं जिस हवाई जहाज़ में बाइडन उड़ते हैं वो क्या है। एक बड़ी अच्छी फिल्म आई थी, बहुत पहले मैंने देखी थी, आप में से ही पता नहीं बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, एयरफोर्स 1। मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने पता नहीं कितनी बार देखी है। वो हाईजैक हो जाता है और रशियन डेलीगेट्स जर्नलिस्ट के भेस में घुसते हैं और फिर कैसे उसको वापस कैप्चर किया जाता है और एयरफोर्स 1 में उस वक्त क्या क्या तकनीक थी, इस फिल्म में दिखाया गया। तो खैर अब हकीकत बताता हूँ। ज़मीन की तो आपने सुन लिया। यूएस प्रेसिडेंट जिस एयरफोर्स 1 में बैठते हैं, जो उनका सरकारी प्लेन होता है, ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। चमत्कार इसलिए कह रहा हूँ कि ये करीब 4000 स्क्वायर फीट साइज़ है इसकी। 3 मंजिला एयरक्राफ्ट है ये, इसमें 3 स्टोरी होती है। इसमें सेंसर्स की निगरानी हर वक्त होती है और इस पूरे प्लेन की खासियत ये है कि एक तरह से ये उड़ता हुआ हवा में किला है जिसको भेद पाना नामुमकिन है। 747 2000B सीरीज़ का ये कस्टमाइज प्लेन होता है एयरफोर्स 1। खासियत ये है कि इसमें हवा में ही अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई, फ्यूल ख़त्म हो गया, तो हवा में ही इसका फ्यूल भर दिया जाएगा। अगर कोई इस प्लेन पे अटैक करना चाहे तो वो भी मुश्किल है। इसमें डिफेंस के सारे तरीके हैं, सारी मशीनें हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के ज़रिए ये उस हमले को भी नाकाम कर सकता है। इसका अपना एक पूरा सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। इसके अंदर बना पूरा मोबाइल कमांड कंट्रोल सेंटर है जो किसी भी हमले को नाकाम कर सकता है। इसमें जो सिस्टम लगे हैं, इसकी पूरी मॉनिटरिंग प्रेसिडेंट एयरलिफ्ट ग्रुप करता है अलग से, कि इसके इर्द गिर्द कोई एक, वो कहते हैं ना डायलॉग, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हालांकि जब प्लेन तेज़ी में उड़ रहा हो तो कोई परिंदा आसपास नहीं आ सकता। इस प्लेन के अंदर बाकायदा प्रेसिडेंट सूट होते हैं, स्वीट, कॉन्फ्रेंस रूम, मेडिकल फैसिलिटी और पूरा स्टाफ प्रेसिडेंट का, उसके बैठने के लिए सारी चीज़ें। सीक्रेट सर्विस की टीम लगातार इनके साथ होती है। अब ये तो हो गया एयरफोर्स 1
नीचे एटीसी का आपको बता दिया कि जब तक अमेरिका से भारत लैंड करेंगे जितने भी देश के एटीसी हैं वहाँ पे इनके सीक्रेट सर्विस की नज़र होगी, एटीसी को कंट्रोल करेंगे ताकि गड़बड़ ना हो। जिस एयरफोर्स वन में बैठते हैं उसको आप हमला करके कुछ कर ही नहीं सकते, वो इतना हाई टेक्निक से बना हुआ प्लेन है। अब ज़मीन पर उतर के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कल लैंड कर जाएंगे 8 सितंबर को जो बाइडन। अब ज़मीन पर उतर कर क्या, तो एक तो ये है कि अगर अमेरिकी प्रेसिडेंट को कहीं प्लेन से उतरकर 10 किलोमीटर का सफ़र तय करना है या उससे ज़्यादा, तो फिर वो बाय रोड नहीं जाते हैं, वो चॉपर से जाते हैं। वो भी उनका अपना आता है यूएस एयरफोर्स का, वो उनको लेकर जाता है। जैसे आपको याद होगा कुछ साल पहले बराक ओबामा जब मुंबई में लैंड किए थे तो वो चॉपर से होटल तक पहुँचे थे। तो अब यहाँ उतरने के बाद 10 किलोमीटर से कम का सफ़र तय करना है, बाय रोड जाना है, तो यहाँ भी कोई मतलब लापरवाही नहीं। अमेरिकी प्रेसिडेंट के आने से पहले बाकायदा इनका एक और जो प्लेन है वो अमेरिकी राष्ट्रपति के कारों को काफ़िला लेकर आता है। और अमेरिकी प्रेसिडेंट की जो कारों का काफ़िला और जिस कार में अमेरिकी प्रेसिडेंट बैठते हैं उसको द बीस्ट कहते हैं। द बीस्ट, जिस तरीके से एयरफोर्स वन जिसका कोई तोड़ नहीं, उसी तरीके से द बीस्ट एक चलती फिरती ऐसी कार है जिसमें क्या कुछ नहीं है और जिसको बम तक से उड़ाना नामुमकिन है। तो द बीस्ट एक दूसरे एयरक्राफ्ट से जिसको ग्लोब मास्टर कहा जाता है, सिर्फ ये ग्लोब मास्टर है ये कि अमेरिकी प्रेसिडेंट के सारे कारों के काफ़िले को उस देश में पहुंचाए जहां वो जा रहे हैं और पहले पहुंचाए। तो आज ग्लोब मास्टर अमेरिकी प्रेसिडेंट के कारों के काफ़िले को लेकर दिल्ली पहुंचेगा और इसमें 2 बीस्ट कार होगी जिसमें जो बाइडन बैठेंगे। बाकी और भी कारें होंगी जिसमें उनके सीक्रेट सर्विस के स्टाफ और बाकी लोग बैठेंगे। बख्तरबंद गाड़ियाँ होंगी। करीब 50 कारों का काफ़िला यूएस से आ रहा है सिर्फ अमेरिकी प्रेसिडेंट की सुरक्षा के लिए, आगे पीछे चारों तरफ 50 कार्स जिसमें 2 बीस्ट होंगे। ये बीस्ट कार एक बख्तरबंद कार है, इस पर गोलियों का कोई असर नहीं, बम का कोई असर नहीं। ये स्टील, एल्युमिनियम, सेरेमिक, टाइटेनियम से बनी है। बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ द बीस्ट कार के बारे में कहते हैं कि इस पर अगर कोई केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन से हमला किया जाए, यहाँ तक कि न्यूक्लियर ख़तरे से भी, ये प्रेसिडेंट को बचा लेगा। अब अंदाज़ा लगाइए क्या होगा। ये कार 120 वोल्ट का करंट रिलीज करता है इमरजेंसी में, और साथ ही इसमें से स्लिपरी ऑयल की एक लेयर तैयार करने के साथ ये दुश्मन को चकमा दे सकता है ताकि वो फिसले भी, एक लेयर पीछे छोड़ेगा अगर कोई फॉलो करता है तो। इस कार में प्रेसिडेंट के अलावा 6 और लोग बैठते हैं जो उनके सबसे खास सुरक्षा के लिए होते हैं। इस कार का कुल वेट 10 टन के लगभग है। 8 इंच की आर्मर प्लेट है। पंप एक्शन गन और रॉकेट पावर गन इस कार में लगा, जैसे आप जेम्स बॉन्ड की कारों में देखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई, कार फंस गई, दम घुट रहा है, तो दम नहीं घुटेगा इस कार में। क्यों? क्योंकि इस कार के अंदर अपने आप ऑक्सीजन बनाने की भी क्षमता है। मतलब वो सारी फैसिलिटी है कि ये कार कि अगर चारों सब कुछ बंद हो गया तो ये कार अपने आप ऑक्सीजन बना लेगा और अंदर बैठे लोग जिंदा रहेंगे। तो अब एयरफोर्स से उतरे दिल्ली एयरपोर्ट पर, अब जो बाइडन बैठे द बीस्ट में। अब द बीस्ट में बैठने के बाद उनके साथ 50 कारों का काफिला चलेगा। 100 स्टाफ जिनमें सीक्रेट सर्विस के स्टाफ होंगे, FBI के होंगे, CIA के होंगे, साथ में एम्बुलेंस सिक्योरिटी एडवाइज़र होंगे। और ये सब वहाँ से अब मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहुँचेंगे ITC मौर्या होटल जो बाइडन के लिए 3 फ्लोर बुक है। ITC मौर्या में पहले भी अमेरिकी प्रेसिडेंट ठहरे हैं, बराक ओबामा भी, इसलिए कि ये होटल सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए बड़ा सही है यहाँ पे निगरानी करना। तो जब वो आएंगे तो अब वहाँ से ये पहुँचेंगे ITC मौर्या होटल। अब ITC मौर्या होटल जब पहुँचेंगे वहाँ पे 3 फ्लोर पूरा बुक है। जिस फ्लोर पे अमेरिकी प्रेसिडेंट ठहरते हैं उसके नीचे और उसके ऊपर का फ्लोर कोई और नहीं ठहर सकता, क्योंकि ख़तरा ऊपर नीचे से हो सकता है। तो इसीलिए उससे ऊपर और नीचे के फ्लोर को हमेशा पहले से ही बुक कर लिया जाता है। तो ITC मौर्या के 3 फ्लोर बुक हैं। अब इस 3 फ्लोर में और जितने भी होटल के स्टाफ हैं पहले ही आकर उनकी सारी
चेकिंग कर ली जाती है। अगर किसी का मामूली लड़ाई झगड़े का भी कोई केस कभी आया हो किसी के नॉलेज में, उस स्टाफ को बाहर कर दिया जाता है। और इन 3 फ्लोर पे अमेरिकी सीक्रेट सर्विस और उनके स्टाफ के अलावा और किसी की एंट्री भी नहीं होती। यहाँ तक कि अपनी जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियाँ होंगी उनकी भी नहीं। जो छोटी से छोटी चीज़ है होटल पे वो जाकर नज़र रखते हैं। यहाँ तक कि जिस रूम में प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पे एक प्रेसिडेंशियल स्वीट है उसमें वो ठहरेंगे। इसका जो किराया है एक रात का वो 8 लाख रुपए है। तो जब राष्ट्रपति जिस कमरे में ठहरते हैं उस कमरे की हर चीज़ को सीक्रेट एजेंट पहले आकर बदल देते हैं, चाहे पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को, चाहे वो उसमें फ़ोन रखा हो, टीवी हो, कुछ भी, सारे हटाकर अपने डिवाइस लगाते हैं। कमरों की खिड़कियों पर जिसमें वो ठहरते हैं वो पूरा बुलेट प्रूफ बना दिया जाता है ताकि खिड़कियों से कोई निशाना न लग सके। जब वो बाथरूम में जाते हैं तब भी सीक्रेट जो सर्विस के लोग हैं वो एक हद तक एक दूरी पर लेकिन मौजूद रहते हैं, मतलब प्राइवेसी भी मेंटेन हो जाए और बाकी चीज़ें ना हो। तो अब वो मौर्य होटल पहुंच गए। इसके बाद अब उन्हें पहुंचना है भारत मंडपम, जहां पर G20 यानी दुनिया के 20 ताकतवर देश के नेता 9 और 10 तारीख को मंथन करेंगे। अब ये तो हो गई बाइडेन की सुरक्षा की बात। अब दिल्ली में चूंकि 80 के दशक के बाद 80s में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब दुनिया के करीब पता नहीं शायद 50 से ज़्यादा देशों के राष्ट्र अध्यक्ष यहाँ जमा हुए थे। कोई एक सम्मेलन था, निर्गुट सम्मेलन शायद। उसके बाद ये पहला मौका, लेकिन 80s में उस वक्त आतंकवाद और टेररिज्म इन सब के थ्रेट्स इतने नहीं थे, तो सुरक्षा बहुत बड़ा इशू नहीं था। आज के दौर में है और वो भी भारत में हो रहा है। तो आपको पता है हम टेरर और इन सब चीज़ों के बहुत भुक्तभोगी रहे हैं, तो पड़ोसी हमेशा हम पे नज़रें लगाए रखे थे। तो इसलिए जहाँ पे 20 दुनिया के ताकतवर देश के नेता इकट्ठे हों एक ही छत के नीचे, तो फिर सुरक्षा कैसी होगी। अब उसकी आपको एक झलक जो पिछले 2 दिनों से दिल्ली में घूमकर दिल्ली पुलिस और बाकी एजेंसियों से जुटाई है वो आपके सामने है। जो 20 नेता हैं या 20 कंट्री G20 के, 19 कंट्री हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, तो 20 हो गए, हम इंडिया को मिलाकर। 9 और देशों को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया, तो 29 हो गए। तो करीब 29 राष्ट्र अध्यक्ष, इनके साथ सीनियर मोस्ट हाई लेवल डिग्नेटरीज जो आ रहे हैं वो 1200 है, 1200, मतलब 29 प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर, और उसके बाद उन 29 के साथ 1200 हाई लेवल डिग्नेटरीज, यानी उनके फॉरेन मिनिस्टर भी हो सकते हैं, उनके टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स। इसके अलावा इन 29 देशों के अराउंड 1 लाख स्टाफ, जिसमें सिक्योरिटी स्टाफ, जिसमें ड्राइवर, जिसमें बाकी और जो तमाम लोग होते हैं, मेडिकल स्टाफ, ज़्यादातर ये सब देश चूँकि दुनिया के अमीर देश हैं ये जो सब आ रहे हैं, चाहे वो ब्रिटेन हो, फिर कनाडा हो, आपके फ्रांस हो, अमेरिका हो, चीन के जिनपिंग नहीं आ रहे हैं लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, पुतिन नहीं आ रहे हैं लेकिन उनके फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, तो ये सब अपने आप में ताकतवर देश हैं। तो इन सब के साथ लाव लश्कर भी इतना बड़ा है, तो 1 लाख तो डेलीगेशन है इन सारे नेताओं के साथ। करीब 500 VVIP कारों का काफिला भी आ रहा है विदेशों में, 550 तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ बाइडेन साहब का है। इसके अलावा दिल्ली में VVIP मेहमानों के रुकने के लिए ये जो सारे डिग्नेटरीज और राष्ट्र अध्यक्ष 23 5 या 7 स्टार होटल को पूरी तरह से बुक कर दिया गया। यहाँ पे आम आदमी कोई नहीं रुक सकता, ये बुकिंग पहले ही से तय थी इन डेटों की। तो इन होटलों में, बल्कि इन क्या, इसके अलावा जो इक्का दुक्का बसते हैं, किसी भी होटल में कोई भी इस वक्त आम लोग नहीं रुक सकते, सब बुक है। क्योंकि अंदाज़ा लगाइए ना, 1 लाख तो डेलीगेशन है, 1200 हाई लेवल डिग्नेटरीज हैं, 29 राष्ट्र अध्यक्ष हैं, इसके बाद जगह कहाँ बचती है। तो 500 गाड़ियों का VVIP गाड़ियों का काफिला, 23 5 स्टार होटल की बुकिंग, और दिल्ली में कुल 35 किलोमीटर का इलाका जहाँ पे ये पूरा G20 समिट, ये नेता, ये होटल और वो राजघाट जहाँ बापू की समाधि पर सभी राष्ट्र अध्यक्ष सुबह जाएंगे श्रद्धांजलि देने के लिए। तो ये हो गया। अब इसके लिए फिर तैयारी क्या है। 50,000 दिल्ली पुलिस के जवान और कमांडो
50,000। पैरामिलिट्री फोर्सेस, एनएसजी और सीआरपीएफ के कमांडोज, हाई राइज बिल्डिंग पर एंटी एयरक्राफ्ट गन, 40,000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे सिर्फ इन 35 किलोमीटर के लिए, चेहरे को पढ़ने वाले फेस रिकॉग्निशन कैमरे, पुलिस और कमांडो के स्नाइपर्स जो छतों पे भी रहेंगे, खोजी कुत्ते जो बम और बाकी चीज़ें सूंघेंगे। प्रगति मैदान के नीचे भी एक नया टनल बना है हाल में, बहुत लंबा है, वो टनल बंद रहेगा और उसके अंदर सिक्योरिटी के लोग रहेंगे। जितने भी 23 5 स्टार होटल्स हैं उनकी आसमान और ज़मीन से निगरानी, चॉपर भी घूम रहा है अपने इंडियन एयरफोर्स का। तो ये तो एक बानगी है। अब इसके अलावा क्या क्या इंतज़ाम किया गया है और कैसे कैसे किया गया है, ये आपके सामने पूरा पेश है। कि अगर मान लीजिए इन सारे इंतज़ामों के बावजूद अगर कहीं से कोई गड़बड़ हो गई, कोई आतंकवादी हमला हो गया या कुछ और हो गया, उसके लिए पूरा डमी ट्रायल किया गया है और ये हुआ है कि इससे कम से कम नुकसान कैसे हो। बाकायदा दिल्ली के 3 सबसे बड़े अस्पताल को इमरजेंसी के लिए अलर्ट पे रखा गया है। उसमें आरएमएल अस्पताल भी है, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, जिसमें राष्ट्र अध्यक्ष के लिए अलग सारे कमरे हैं कि अगर कोई हमला ना भी हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कोई तबीयत खराब हो गई, तो उनके लिए 3 हॉस्पिटल को अलर्ट पर रखा गया। 24 घंटे डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ ड्यूटी पर रहेंगे, उसका पूरा ख्याल रखा गया है। किसी इमरजेंसी के हालात में कोई ऐसा सिचुएशन आए कि कोई अटैक हो तो सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई कमी ना हो, उसके लिए बाकायदा उनको लेटेस्ट हथियार दिए गए। अब तक जो हमारी पुलिस और बाकी लेकर घूमती थी वैसे नहीं, खास G20 के लिए लेटेस्ट वेपन, लेटेस्ट यूनिफॉर्म तैयार किया गया G20 की जितनी ड्यूटी लगी हुई सिक्योरिटी फोर्सेस की। लेटेस्ट वेपन के साथ साथ बुलेट्स की कमी ना पड़े और बाकायदा गोदाम बनाया गया कि जहाँ पर ये गोला बारूद, गोली, बुलेट्स ये रखे जाएँ ताकि कमी ना पड़े। कम्युनिकेशन सिस्टम ना टूटे, इसके लिए वायरलेस है, उस वायरलेस की चार्जिंग ख़त्म ना हो तो उसके लिए चार्जर का भी उतना ही इस्तेमाल किया गया ताकि कहीं पे भी ऐन नाजुक मोड़ पर किसी से कोई कम्युनिकेशन ना टूटे। होटल से लेकर भारत मंडपम तक जितने भी डिग्निटरीज जाएंगे, राष्ट्राध्यक्ष, उनके हर रूट को ब्लॉक में बांटा गया और उस ब्लॉक में बांटने के लिए हर ब्लॉक पे एक स्पेशल कमिश्नर के लेवल के अफसर को कमांडर बनाया गया। वो कमांडर उस डिग्निटरीज के सिक्योरिटी इंचार्ज के टच में रहेंगे। जैसे बाइडेन के जो भी इंचार्ज है तो एक वेन्यू पे एक कमांडर उनके टच में रहेगा, वेन्यू बदलते ही दूसरा कमांडर होगा और सब स्पेशल कमिश्नर के लेवल पर। तो अलग अलग जोन में बांटा गया इनको, ये सारे होंगे। इसके अलावा अगर होटल पे कोई हमला होता है तो होटल से उनको रेस्क्यू कराने के लिए पूरी रिहर्सल हो चुकी। चॉपर से ऊपर नीचे सारे कमांडोज होंगे और एग्जिट और बाकी रास्ते उन सब की भी तैयारी हो चुकी है। तो ऐसा इमरजेंसी कोई सिचुएशन आए तो फिर इन लोगों को सारे को वहाँ से निकाल कर एयर रूट के ज़रिए ले जाया जाएगा। जो सिक्योरिटी में लोग लगे हुए हैं दिल्ली पुलिस के तो ही हैं, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, सीआरपीएफ के कमांडोज हैं, एनएसजी है, साथ ही अपनी खुफिया ब्यूरो आईबी है, इसके अलावा रॉ है जो अपनी खुफिया एजेंसी है। आईबी और रॉ जितने भी बाहर के विदेशी खुफिया एजेंसियां हैं, चाहे केजीबी हो, MI6 हो, CIA हो, मोसाद हो, इनके साथ कई मीटिंग कर चुकी है ताकि कोई भी ऐसा इनपुट, कोई थ्रेट, उसकी जानकारी को शेयर किया जा सके। तो ये तैयारी पूरी हो चुकी है। इसके अलावा पूरी एयरपोर्ट से लेकर प्राइम मिनिस्टर का घर और भारत मंडपम जहाँ G20 समिट हो रही है, इसको नो एयरपोर्ट के बाहर इस तरफ नई दिल्ली में जहाँ से होटल शुरू होता है, नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब यहाँ पे आसमान पे कोई भी ऐसा प्लेन नहीं उड़ेगा और कोई भी रिमोट कंट्रोल से ऑब्जेक्ट नहीं उड़ाया जाएगा। अगर उड़ता हुआ दिखा तो सीधे ऑर्डर है उसको मार गिराओ। तो उसके लिए बाकायदा एंटी ड्रोन और ये सारी मशीनें भी लगा दी गई हैं। होटल के अंदर भी सिक्योरिटी ऐसी है तमाम गेस्ट्स के लिए कि वहाँ पे बाकायदा स्टाफ से लेकर सिक्योरिटी के जो एजेंट्स और बाकी लोग हैं उन सब की वेरिफिकेशन है और हर एक का फ्लोर है। एक सिक्योरिटी स्टाफ दूसरे फ्लोर पे नहीं जा सकता, ना दूसरा पहले पे आ सकता है।
सिर्फ जिसकी जहाँ जिम्मेदारी दी गई है वही दी गई है। जो पूरा रूट है वो सैनिटाइज किया गया है। एक जगह से दूसरा, जो ऐसे पुलिस वाले को या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को लगाया गया है कि दोनों एक दूसरे को नज़रों से देख सकें, उनकी आंखें एक दूसरे को देखें, बस इतनी दूरी होगी। तो आप अंदाज़ा लगाइए, इसका मतलब है कि इंच इंच की पहरेदारी हो रही है। इस पूरे दौरान में ज़मीन से जो होगा उसकी तो हिफाजत कर ली गई, आसमान से अगर कोई ख़तरा होता है तो उसका भी पूरा इंतज़ाम किया गया है। पूरे आसमान को 3 सर्किल में बांटा गया, इस दिल्ली के आसमान को, और ये सभी 3 लेयर जो है इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से कनेक्टेड होंगे। अब ये जो 3 कैटेगरी है आसमान की जिसको बांटा गया है, एक है लॉन्ग रेंज कवर, एक है मीडियम रेंज कवर और एक है शॉर्ट रेंज कवर। लॉन्ग रेंज कवर क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि इसे फाइटर जेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर इसमें अलर्ट पर रहेंगे। जो फाइटर जेट है और लड़ाकू हेलीकॉप्टर 100 किलोमीटर की दूरी पर अगर कोई भी एक सस्पिशियस संदिग्ध चीज नजर आती है आसमान में, तो सीधे ये फाइटर जेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर उसको मार गिराएंगे 100 किलोमीटर की दूरी पर। और बॉर्डर पर खासतौर पर इस G20 के लिए राफेल, जगुआर, मिग-29 इन सबको तैनात किया गया है ताकि कोई भी आसमान के रास्ते दुश्मन दिल्ली की तरफ दाखिल होने की कोशिश करे तो ये उसे हवा में ही मार गिराए। मीडियम रेंज कवर ये है कि 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर आसमान में अगर कोई हलचल होती है, ऐसा लगता है कि कोई दुश्मन है, तो फिर उससे निपटा जा सके। और इसके लिए बाकायदा जो दिल्ली के आसमान में आकाश मिसाइल और पेचोरा मिसाइल इसको तैनात किया गया है। 25 से 30 किलोमीटर के फासले में अगर कोई ऐसी चीज़ दिख गई जिसका कोई रिकॉर्ड पे नहीं है, ये मिसाइल उनको मार गिराएंगी। और यहाँ पर बाकायदा एयरफोर्स, नेवी और आर्मी इन सब ने अपनी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी तैनात कर दिया है। तीसरा बचता है शॉर्ट रेंज कवर। ये 3 घेरे में आसमान को बांटा गया था। ये जो तीसरा है, इसमें दिल्ली और आसपास के जो तमाम VVIP लोकेशन है ये उसकी निगरानी करेगा। और ये निगरानी करेगा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम के जरिए, जो 24 घंटे हवा पर या आसमान पर नज़र रखेगी और लाइव फीड भेजती रहेगी पूरे आसमान की। जैसे भी चंद्रयान की लाइव फीड आप देख रहे थे, तो ये इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में पूरे आसमान की लाइव फीड आती रहेगी। इसके अलावा एयरपोर्ट, चूंकि सारे मेहमान इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे, वहाँ पे सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। न सिर्फ आएंगे बल्कि उनको हैंगर की भी ज़रूरत पड़ेगी, सब अपने अपने प्लेन से आ रहे हैं। तो रनवे से लेकर हैंगर तक पर हर एक की नज़र होगी। एयरफोर्स 1 भी वहीं खड़ा होगा। अच्छा, एयरफोर्स 1 में एक और है कि ये एयरफोर्स 1 जब लैंड करता है तो ये पार्किंग बे में नहीं आता, रनवे पर ही प्रेसिडेंट उतर जाते हैं। उसकी वजह है कि अचानक पता चले कोई ख़तरा है तो फिर ये वापस टेक ऑफ कर ले, तो वो बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से वो नहीं आते। लेकिन एयरपोर्ट पर पूरी सुरक्षा है। और VVIP जो कि लैंड कर रहे हैं, तो जो हमारे इंडिया में बहुत सारे डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं उनको हो सकता है डिले हो, लेट हो, कहीं के डायरेक्शन भी चेंज कर दिया जाए, तो ये भी हो सकता है। तो ये पूरी तैयारी ज़मीन से लेकर आसमान तक की गई है। हालांकि इस पूरे दौरान 8, 9 और 10 3 दिनों के लिए दिल्ली में छुट्टी घोषित कर दी गई, डिक्लेयर है छुट्टी। वैसे सैटरडे संडे तो वैसे ही छुट्टी होती है, तो फ्राइडे को सिर्फ छुट्टी होगी। लेकिन दिल्ली बंद नहीं रहेगी। सिर्फ एक ये है कि न्यू दिल्ली इलाके में, जहाँ पे तमाम ये 5 स्टार होटल है या फिर प्रगति मैदान, भारत मंडपम है, VVIP का आना जाना होगा, वहाँ पे ट्रैफिक डिस्टर्ब रहेगी। बाकी मेट्रो चलती रहेगी। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर न मुसाफिर उतर सकते हैं, न वहाँ से चढ़ सकते हैं। तो मेट्रो है, एयरपोर्ट खुला है, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन भी लोग जा सकते हैं, तमाम हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। सिर्फ इन 35 किलोमीटर के इलाके में जब जब मूवमेंट होगी तब तक ट्रैफिक थोड़ी सी बाधित रहेगी। तो पूरी तैयारी है। और अगर यूं कहें कि तैयार हैं हम इन तमाम मेहमानों का स्वागत करने के लिए, और G20 समिट एक सक्सेसफुल समिट हो और यहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें निकले दुनिया के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, भलाई के लिए। तो इन्हीं दुआओं के साथ आज की कहानी में इतना ही।